हेलो, डीएनए स्टडी में आज आपका स्वागत है। तो हम नियंत्रण व समन्वय की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में आज पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं और थायराइड ग्रंथि को हम अवट्टु ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, और इस अवट्टु ग्रंथि कहते हैं। इसका आकार किस प्रकार होता है? तितली के आकार का होता है इसका आकार, इस प्रकार का इसका आकार है। ठीक है, इसे ये थायराइड ग्रंथि हमारी अवट्टु ग्रंथि। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है? इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति हमारे श्वास नली के पास में गले में स्थित होती है। ठीक है, अब ये किस तितली के आकार की होगी तो, और इसका भार बताइए, इसका भार कितना होता है? इसका भार जो है 25 से कितना होता है? 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम इसका भार होता है। ठीक है, और अब क्या है, मानव शरीर की ये कौन सी है? मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारी? ये थायराइड ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और इसकी बात कर लें कि महिलाओं के अंदर क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का आकार पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। कैसे होता है? महिलाओं की, आपने सुना होगा कि महिलाओं की जो आवाज़ है थोड़ी तेज होती है, मतलब हाई पिच वाली होती है, और लो पिच वाली पुरुषों की होती है। जिससे क्या है, कानों में चुभन होती है। हाई पिच वाली जो साउंड होती है उससे कानों में चुभन महसूस होती है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये प्रभावशाली भी होती है अधिक। महिलाओं की जो हाई पिच वाली होती है वो प्रभावशाली भी होती है। ये हमारा लेरिंग्स हो गया, ये पुरुषों का। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हाई पिच, अब यहाँ से जो साउंड निकलेगी वो हाई पिच वाली निकलेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पुरुषों की ये इस प्रकार से साउंड निकलेगी, तो हाई पिच। ठीक है, ये महिलाओं की हाई पिच हो गई और पुरुषों की लो पिच वाली साउंड हो गई, इस प्रकार से। इसलिए क्या होता है, आपने देखा है कभी महिलाएं जब ज़्यादा अगर क्लास में किसी को, मान लो अगर बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो क्या है, बच्चों की क्या है, ज़्यादा देर अगर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा दे तो बच्चों के सिर में दर्द होने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हाई पिच वाली होती है, इस वजह से उसमें। और पुरुषों की लो पिच वाली होती है। और जैसे, और अगर बात करें जैसे, और थायराइड ग्रंथि में कौन कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं बताइए? थायराइड ग्रंथि में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एक तो होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, आयोडीन मुक्त हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो अब हम बात करेंगे किसकी? थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि की हम के अंदर किसकी बात करें? थायरोक्सिन या आयोडीन मुक्त हार्मोन भी कहते हैं उसे। तो इसके अंदर हम, जैसे ये हमारा पहली आ गई, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन किस किस से मिलकर बना होता है? थायरोक्सिन हार्मोन दो से, एक तो T3 और एक T4 से मिलकर बना होता है। T3 को क्या नाम देते हैं? T3 को नाम है ट्राई आयोडो थायरोनिन, ये इसका नाम है। और T4 का क्या नाम है? T4 का नाम है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, ये 2 नाम, इस 2 चीज़ों तत्वों से मिलकर बना हो गया थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसको देख लेते हैं हम। इसमें थायराइड ग्रंथि पढ़ रहे हैं। थायराइड ग्रंथि में क्या है, अवट्टु ग्रंथि भी कहते हैं इसे। और ये किसके आकार की होती है? स्थिति कहाँ होती है इसकी? गले में श्वास नली के पास इसकी स्थिति होती है। और इसका आकार मैंने बताया तितली एच के आकार का होता है। और इसका भार जो है कितना होता है? 25 से 30 ग्राम इसका भार होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? श्वास नली में, इस्थमस में। ठीक है, बीच में। और मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, थायराइड ग्रंथि। और
महिलाओं की ग्रंथि का आकार पुरुषों की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। और इससे थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। और इसे थायरोक्सिन हार्मोन को आयोडीन मुक्त हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और हम इसमें हम पढ़ रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे आयोडीन मुक्त हार्मोन भी कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन को क्या बोलते हैं, आयोडीन मुक्त हार्मोन भी कहते हैं। और ये दो से मिलकर बना होता है, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, और T4 जैसे टेट्रा आयोडो थायरोनिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि संश्लेषण हेतु किसकी, आयोडीन की। इसको आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है इसे संश्लेषण के लिए। जैसे हम खाना खाते हैं जिसमें उसकी मात्रा होती है आयोडीन, तो यह उसका क्या है, संश्लेषण करता है। इसकी संश्लेषण किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है इसे। और शरीर में आयोडीन की कमी होने पर क्या होता है, बताइए। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, अगर हमारे शरीर में अगर आयोडीन की अगर मात्रा अगर कम होने लग जाए, ठीक है, मान लो कम हो रही है हमारे आयोडीन में, शरीर में हमारे आयोडीन की मात्रा, तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि जो है ये इसके संश्लेषण हेतु जो है अपने आकार को क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा लेती है ताकि वह उसका संश्लेषण कर सके, ठीक है। तो क्योंकि उसके पूर्ति नहीं हो पाती इसलिए वो अपना आकार बढ़ा लेती है थायराइड ग्रंथि। और इससे क्या है, हमारा ये क्या है, थोड़ा थायराइड ग्रंथि फूल के मोटी हो जाती है। उसे ही क्या बोलते हैं उसे ही हम गलगंड रोग या घेंगा रोग, ठीक है, रोग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं हम, इसमें थायरोक्सिन, इसे क्या बोलते हैं, आयोडीन मुक्त हार्मोन भी कहते हैं। और इस हार्मोन का निर्माण किससे, दो रासायनिक पदार्थों से होता है, मैंने आपको बताया T3 T4। T3 को क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन, और T4 को टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ठीक है। और थायरोक्सिन के संश्लेषण हेतु किसकी, आयोडीन की आवश्यकता होती है। और शरीर में आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि आयोडीन के अवशोषण हेतु अपने आकार को बढ़ा लेती है, जिसे क्या कहते हैं, गलगंड या घेंगा या गाइटर रोग कहा जाता है। अब इसके बाद में आप मुझे बताइए कि पहाड़ों पर, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनमें क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है, और उनमें ही ये घेंगा रोग या गलगंड रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे लेते हैं ये जिस पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लोग, यहाँ पे व्यक्ति रह रहे हैं, और ठीक है, तो अब यहाँ पे इनकी कमी, आयोडीन की कमी क्यों हुई है, ठीक। इस वजह से जब बरसात होती है तो उसका जो पानी है ना, वो क्या है, पहाड़ों पे गिरता है सीधा, और वो क्या है, नदी के रूप में सीधा इस रूप में नदी में मिल जाता है। तो यहाँ की जो आयोडीन की जो मात्रा है वो पूरी क्या आ गई, पानी के बहाव से इसमें नदी में आ गई। इसलिए वहाँ पे जो वनस्पतियाँ जो भी होती है उनमें आयोडीन जो मात्रा सबसे कम होती है, और यहाँ पे रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में भी आयोडीन की कमी होती है। इसलिए पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि गलगंड रोग, घेंगा रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और अब आप मुझे बताइए कि सबसे कमी यहाँ पे होती है आयोडीन की व्यक्तियों में, और सबसे कम यहाँ पे पहाड़ों पे ही मिलेगा आयोडीन। तो अब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा हमें आयोडीन, ये बताइए, कौन से भोजन में मिलेगा आयोडीन। तो मैंने आपको बताया, जैसे अभी पूरा क्या हो गया, आयोडीन की जो मात्रा है पूरी कहाँ आ गई, नदियों में बह के आ गई। और ये पूरी क्या है, नदियाँ कहाँ है, समुद्र में मिलती है, ठीक है, समुद्र में मिलती है। अब समुद्र में क्या है, ये जो भी शैवाल, ये पेड़ पौधे, इनमें जाके क्या है, आयोडीन मिल जाएगा। तो अब इनमें तो हम तो सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ हुई, समुद्री भोजन जो है, समुद्री भोजन के अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा होती है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं, अब हमारे शरीर में कितना होता है, हमारे शरीर में 100 ml ब्लड में कितना आयोडीन होता है, बताइए। हमारे शरीर में 100 ml ब्लड में 0.33 ग्राम आयोडीन होता है, ठीक है। 100 ml ब्लड में 0.3 ग्राम आयोडीन होता है। और
और प्रतिदिन थायरोक्सिन के संश्लेषण हेतु हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता होती है आयोडीन की, बता सकते हैं आप? बताइए कि हमारे शरीर में प्रतिदिन थायरोक्सिन आयोडीन की जो मात्रा है वो कितनी आवश्यकता होती है प्रतिदिन हमारे शरीर को। तो प्रतिदिन हमारे शरीर को जो है आयोडीन थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि है इसके संश्लेषण हेतु जो है हमारे शरीर को जो है कितनी 120 से 150 मिलीग्राम, इसमें क्या है मिलीग्राम आवश्यकता होती है, मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी 120 से 150 मिलीग्राम आयोडीन की सेवन करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिदिन इतनी रिक्वायरमेंट होती है थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि के अवशोषण हेतु। नहीं तो उससे अगर मैं इससे अगर कम खाएंगे तो इससे क्या है आपके थायराइड ग्रंथि अपना क्या है इस क्षेत्रफल को बढ़ा लेगी इसके संश्लेषण हेतु। इसलिए हमें इतना नमक आयोडीन तो खाना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इसकी देखते हैं कि हमने देखा कि ये पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में घेंगा रोग सर्वाधिक होता है, जिसे एडेमिक घेंगा कहा जाता है। कि उसे कौन सा घेंगा कहते हैं? जो पहाड़ों पे उनमें कमी हो जाती है तो उसमें एडेमिक घेंगा कहते हैं। और समुद्री भोजन में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, मैंने बताया। अब 100 ml जो हमारे रक्त ब्लड में कितनी आयोडीन की आवश्यकता, कितना आयोडीन होता है वो होता है 0.3 ग्राम होता है। और प्रतिदिन थायरोक्सिन के संश्लेषण हेतु 120 से कितनी 150 मिलीग्राम आयोडीन का सेवन करना चाहिए हमें। अब हम थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य के बारे में बात करेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, अब इसके कार्य क्या है भाई? अभी हमने पढ़ा कि कि इसके संश्लेषण तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन कहाँ से मिलता है, कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? अब आप मुझे बताइए कि थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के पहला कार्य है बीएमआर का नियंत्रण करना। अब ये बीएमआर क्या होती है बता सकते हैं? इसमें बीएमआर का क्या नियंत्रण करना इसका पहला कार्य है। ठीक है, अब बीएमआर क्या होती है? बीएमआर किसे कहते हैं? क्या होती है? आधारीय उपापचय दर को क्या बोलते हैं? आधारीय उपापचय दर, इसको बोलते हैं बीएमआर। बीएमआर को क्या बोलते हैं? आधारीय उपापचय दर। आधारीय उपापचय दर को क्या इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? आधारीय उपापचय दर हो गई। और अब बीएमआर होती क्या है? बीएमआर बता सकते हैं बीएमआर क्या होती है? ये एग्जाम की टाइम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। बीएमआर क्या है या पूछ सकता है इसे, या इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो जो हमारे शरीर में क्या होती है, कोशिकाओं द्वारा, हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा निर्माण की दर, जो हमारे शरीर में जो प्रतिदिन ऊर्जाएं कोशिकाओं द्वारा जो ऊर्जा तैयार की जाती है, उनकी जो दर है प्रतिदिन किस दर से तैयार की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? बीएमआर कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा निर्माण की दर बीएमआर कहलाती है। ठीक है, और बीएमआर किस पर निर्भर करती है? बीएमआर किस पे? भार पर निर्भर करती है। हाँ, हमारे वजन पर, भार पर निर्भर करती है। तो अब इसमें क्या होगा? तो इसका बीएमआर जो है, मान लीजिए हमारा बीएमआर क्या है? कम है। बीएमआर कम है तो इसके बराबर में क्या होगा? भार क्या होगा? भार होगा 1/, भार क्या होगा? ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा। ये इसके विपरीत कार्य करता है भार। बीएमआर के विपरीत क्या है? भार। और भार के विपरीत क्या कार्य करता है? बीएमआर। ठीक है, अब कैसे समझते हैं इसे, कैसे करता है? जैसे भार, मान लीजिए हमारा ये भार है, ये भार क्या बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हमारे क्या होगा? हमारे शरीर में क्या है? ऊर्जा निर्माण क्या है? कम होगा। शरीर में कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा कम तैयारी होगी, कम
कम निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें BMR क्या होगा भाई, भार ज़्यादा है तो BMR क्या होगी, कम होगी, और अगर भार ज़्यादा है मतलब भार कम है तो क्या होगा, BMR क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई आपने देखा होगा भाई, जो मोटे व्यक्ति होते हैं तो वो क्या है, अत्यधिक कार्य नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनका वजन क्या हुआ, बढ़ा हुआ है, जिससे उनकी जो कोशिकाओं के द्वारा क्या है, ऊर्जा निर्माण क्या होती है, कम होती है, जिससे क्या है वो अत्यधिक शारीरिक कार्य कम कर सकते हैं। और जैसे जो पतला व्यक्ति है, ठीक है, पतला व्यक्ति का वजन कम होता है तो उसमें क्या है, कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा निर्माण ज़्यादा होता है और वह अत्यधिक शारीरिक कार्य कर पाता है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे अब हमने जैसे थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य में BMR का निर्माण करना, मतलब BMR का नियंत्रण करना, ठीक है। BMR क्या होती है, आधारीय उपापचय दर होती है, और शरीर की कोशिकाओं द्वारा जो है ऊर्जा निर्माण की दर क्या कहलाती है, BMR कहलाती है। और BMR किस पर निर्भर करता है, भार पर निर्भर करता है। और हमने इसका फॉर्मूला देखा, BMR अगर कम है तो उसके बराबर में क्या होगा, भार कम होगा, और अगर भार ज़्यादा है तो क्या होगा, BMR कम होगा और ऊर्जा निर्माण क्या होगी, हमारी कम बनेगी अगर भार ज़्यादा है तो, और अगर भार कम है तो BMR ज़्यादा होगी, ऊर्जा निर्माण हमारी अधिक बनेगी। और अब ये बताइए कि हमारे शरीर में जो है शारीरिक और मानसिक और क्या होता है, शारीरिक वृद्धि जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, ये है, बता सकते हैं आप कि शारीरिक, मानसिक और आंतरिक वृद्धि जो है हमारे शरीर की किसके द्वारा, ये BMR का ही, ये और थायरोक्सिन हार्मोन का ही ये क्या एक कार्य है। तो इस क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि शरीर की शारीरिक, मानसिक और आंतरिक वृद्धि जो है कौन करता है, तीनों वृद्धि कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए थायरोक्सिन हार्मोन। ये शरीर की तीनों वृद्धियां करता है, ठीक है। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं। अब क्या होती है, उभयचर में क्या होता है, ये उभयचर में कायांतर करता है। उभयचर जानते हैं, उभयचर मेंढक जिसे उभयचर कहते हैं, उसमें क्या करता है, कायांतर करता है। अब कायांतर क्या होता है, बता सकते हैं कायांतर क्या होता है, कायांतरण क्या होता है, बता सकते हैं, कायांतर क्या होता है, कायांतर होता है, जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मेंढक है और क्या है, एक मेंढकी है, ठीक है। ये मेंढक हो गया हमारा, मेंढक, और ये मेंढकी, ठीक है। अब क्या होता है, बरसात के दिनों में आप देखा होगा कि मेंढक क्या है, ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। तो अब बरसात के दिनों में ही ये क्या करते हैं, मेंढकी अपना क्या करती है, अंडाणुओं को यहाँ पानी में त्याग देती है, मतलब छोड़ देती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, मेंढक द्वारा क्या होता है, शुक्राणुओं का क्या करता है, अपने शुक्राणु को क्या है, इन पे घेर देता है शुक्राणु को। तो अब यहाँ पे रख देता है, तो अब ये क्या होता है, शुक्राणु का अंडाणु क्या है, ये शुक्राणु अंडाणु में चले जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ये क्या हो गया, ये इस प्रकार से क्या है, एक अब इसके बाद में क्या होता है, ये बच्चे के रूप में लार्वा बनता है, इनसे लार्वा। अब इनका अंडे का निर्माण हो गया, मेंढकी द्वारा अंडाशय को छोड़ा गया पानी में, फिर मेंढक द्वारा शुक्राणु को इसमें पानी में छोड़ा गया, किसके पास में, अंडाणु के पास में, जिससे क्या है, एक अंडे का क्या हो गया, निर्माण हो गया। फिर उन अंडों से क्या निकले, लार्वा निकले, ठीक है, लार्वा निकले। और लार्वा से क्या होता है, लार्वा से ये बच्चा होता है, ठीक है, जिसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं,
ठीक है, उसे इस प्रकार से क्या बोलते हैं, इसे लार्वा कहते हैं। मेंढक के बच्चे को लार्वा कहते हैं। फिर ये वयस्क होता है, ठीक है। अब कायांतर क्या होता है, कायांतरण होता है कि लार्वा से वयस्क में रूपांतरण क्या होता है, कायांतर कहलाता है। जब मेंढक का बच्चा जो है, लार्वा जो है, जब लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को या रूपांतरण को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर ये जो मेंढक है, अगर इससे थायराइड ग्रंथि के, मेंढक की थायराइड ग्रंथि को अगर हम निकाल दें, तो कभी भी ये मेंढक क्या है, मेंढक के बच्चे क्या है, कभी भी क्या करेंगे, लार्वा से वयस्क अवस्था में कभी भी परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। ये सिर्फ हमेशा लार्वा ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इस प्रकार से है। तो हम देखते हैं कि शरीर की क्या होता है, शारीरिक मानसिक और क्या करता है, जननिक वृद्धि करना, ये तीनों वृद्धि करता है, ठीक है। और उभयचर में कायांतर करता है। उभयचर जो मेंढक होता है उसमें कायांतरण करता है। और अब मैंने बताया कायांतर क्या होता है, लार्वा अवस्था का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। और उभयचर होता है, उभयचर में क्या है, मेंढक कहते हैं उभयचर को, और उसका क्या है, लार्वा। और लार्वा को क्या बोलते हैं हम, टेडपोल कहते हैं, लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके और क्या कार्य हो सकते हैं, इसके और कार्य के बारे में बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि कायांतरण कैसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसके और कार्यों के बारे में बात करते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन के और कौन से कार्य होते हैं। भाई थायरोक्सिन हार्मोन और क्या कार्य करता है, भाई ये हमारी तीनों वृद्धि करता है, शारीरिक मानसिक और जननिक वृद्धि करता है। तो इसमें क्या है, हृदय क्या करता है, हृदय धड़कन को क्या करता है, ये हमारे हृदय धड़कन को बढ़ाता है। क्या करता है, ये हमारे हृदय धड़कन को बढ़ाता है। और क्या करता है, रक्त दाब को भी बढ़ाता है। और हमारे शरीर में जो माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है उसको भी बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, ये हृदय धड़कन को बढ़ाता है, ठीक है, हृदय धड़कन को बढ़ाता है। और क्या करता है, रक्त दाब को बढ़ाता है, रक्त दाब को बढ़ाता है। और क्या करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है, कि संख्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। ये हृदय धड़कन को, रक्त को, माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ाता है। और क्या कार्य करता है, ये बता सकते हैं। हमारे जो शरीर में जो खून रक्त है, रक्त दाब को तो बढ़ाया रही, हमारे शरीर में जो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिका है, उनकी संख्या को भी क्या करता है, बढ़ाता है। और माइलिन शीट का संश्लेषण करता है। माइलिन शीट मैंने आपको बताया है, हमारी क्लास में बताया मैंने कि तंत्रिका तंत्र की, ये तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र के मैंने आपको बताया, ये जो परत होती है इसे क्या बोलते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। इसका भी क्या करता है, इसका भी ये संश्लेषण करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये महिलाओं में क्या है, एमसी का नियंत्रण करता है, महिलाओं में एमसी का नियंत्रण करता है। और क्या हो गया, महिलाओं में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, महिलाएं बांझ हो जाती है, ठीक है। इसकी कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से महिलाएं बांझ हो जाती है। तो इसका देख लेते कार्य। तो हृदय धड़कन को बढ़ाना, रक्त दाब को बढ़ाना, और माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाना। और इसका अगला कार्य आरबीसी की संख्या बढ़ाना, और माइलिन शीट का संश्लेषण करना। और ये महिलाओं में क्या है, एमसी का नियंत्रण करता है। और महिलाओं में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। तो अब इसके बाद में हम ये हमारे इसके कार्य देखें। अब क्या देखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा, बाल्यावस्था में कौन सा रोग होता है और वयस्क अवस्था में कौन सा रोग होता है। तो अब इसके बारे में, इसकी कमी से होने वाले बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था में होने वाले रोगों की बात कर लेते हैं। तो इसमें थायरोक्सिन हार्मोन,
ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की क्या होता है, हार्मोन की कमी, और क्या बोलते हैं इसे, इसे हाइपोथायरेडिज्म। ठीक है, जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी क्या होती है, कमी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो उसमें कौन सा ये हाइपोथायरेडिज्म, कौन सा ये रोग होता है। ठीक है, ये रोग हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि बाल्यावस्था में कौन सा होता है, कि बाल्यावस्था में बता सकते हैं बाल्यावस्था में कौन सा रोग होता है, बाल्यावस्था में कौन सा रोग होता है, वो होता है क्रिटेनिज्म रोग, क्रिटेनिज्म रोग होता है। ठीक है, जिसे जड़ मानवता भी कहते हैं। अब बाल्यावस्था में कौन सा हो गया, ये क्रिटेनिज्म रोग हो गया, इसे जड़ मानवता भी कहा जाता है। अब ये बताइए कि बाल्यावस्था में अगर हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, कि बाल्यावस्था से हमारे क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी है तो उसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, मंदबुद्धि होता है, मंदबुद्धि भी हो सकता है, बौनापन भी हो सकता है, जिसे डायफेनिज्म कहते हैं बौनापन को। ठीक है, और क्या होता है, जनन अंगों का विकास नहीं होता है इसमें बाल्यावस्था में अगर क्रिटेनिज्म रोग हो जाए तो जड़ मानवता, और इसलिए इसमें क्या होते हैं, बच्चे बहुत कम विकसित होते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं हम कि वयस्क अवस्था में क्या होता है, कि वयस्क अवस्था में कौन सा रोग होता है, वयस्क में बता सकते हैं, वयस्क में अगर इसकी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, वयस्क में अगर इसकी कमी हो जाए तो इसमें मिक्सिडीमा। ठीक है, मिक्सिडीमा रोग होता है, मिक्सिडीमा रोग हो जाता है, या इसे गल्स रोग क्या कहते हैं, या इसे गल्स रोग भी कहते हैं, या बेस डाउन भी इसे कहते हैं। अब ये मिक्सिपीडिया, ये बताइए अगर वयस्क अवस्था में अगर हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो अगर वयस्क अवस्था में हमें अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारा क्या होगा, बीएमआर जो है, अब ये मत बोलना बीएमआर क्या होती है, बीएमआर क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। कोशिकाओं द्वारा क्या होती है, ऊर्जा निर्माण की दर क्या है, बीएमआर कहलाती है। ठीक है, आधारीय। ठीक है, ये कम होती है बीएमआर, अगर मान लीजिए हमारी कम हो जाएगी इसमें वयस्क अवस्था में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। और अब ये बताइए कि अगर हमारा बीएमआर कम हो गया तो अभी बताइए कि भार बढ़ेगा या घटेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा भार क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, हमारा भार क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और इसके बाद में अगर भार हमारा बीएमआर कम हो गई, भार बढ़ गया, तो अब ये बताइए कि अब उसमें क्या हो सकता है, अब उसमें क्या है, व्यक्ति क्या है, शारीरिक कार्य कम कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें कार्य करने की क्षमता क्या है, कम हो जाएगी, शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी इसमें। और इसके बाद में क्या होता है, रक्तदाब का क्या होता है, हमारा क्या होता है, रक्तदाब इससे प्रभावित होता है उसमें भी। और अब इसमें देख लेते हैं हम इसके बारे में, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, और इसे क्या बोलते हैं, हाइपोथायरेडिज्म कहते हैं इसे, हाइपोथायरिज्म। और बाल्यावस्था में अगर इसकी कमी हो जाए तो हमने देखा कि इसमें क्रिटेनिज्म रोग हो जाता है, जड़ मानवता रोग हो जाता है। और उससे क्या होता है, क्रिटेनिज्म से क्या होता है, बच्चा मंदबुद्धि, बौनापन, जिसे ड्राफेनिज्म कहते हैं बौनापन को। और इसमें क्या होता है, जनन अंगों का विकास नहीं होता है, इसलिए ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, बांझ होते हैं बाल्यावस्था से। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन की वयस्क अवस्था में अगर कमी हो जाए तो इसमें एक रोग होता है मिक्सिडीमा, या इसे गल्स रोग कहते हैं, बेस डाउन रोग भी इसे कहते हैं। तो इसमें मिक्सिडीमा में क्या होता है, हमारी बीएमआर कम हो जाती है, भार बढ़ जाता है, और भार बढ़ने से हमारी क्या शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, और हृदय धड़कन तथा रक्तदाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि अब इसके बाद में हम देखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है।
कि बता सकते हैं अगर हमारे शरीर में, अभी अभी तो हमने पढ़ा कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अब बात करेंगे अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि हो जाए तो कौन कौन से रोग होंगे, बता सकते हैं कि अधिकता, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो तो उसे अधिकता को क्या कहते हैं, अगर थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाए तो उसे तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरथायरिज्म, हाइपरथायरिडिज्म। तो उसे हाइपरथायरिज्म होने पर या क्या कह सकते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाए या फिर हाइपरथायरिज्म की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो इसमें कौन सा रोग होता है, तो इसमें बाल्यावस्था में से कौन सा रोग होता है, बाल्यावस्था में कौन सा रोग होता है, बता सकते हैं आप। बाल्यावस्था में ग्रेव रोग होता है इसमें, और ग्रेव रोग को नेत्र रौंदी रोग भी कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में कौन सा ग्रेव रोग हो जाता है। अब तो ग्रेव रोग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेव रोग होता क्या है, इस रोग में क्या है, नेत्र गोलक के नीचे क्या होता है, श्लेष्मा का जमा हो जाता है, मतलब वसा का, हमारे जो नेत्र गोलक हैं इनके अंदर क्या हो जाता है, नेत्र गोलक के नीचे जो क्या है, वसाओं का, श्लेष्मा का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, व्यक्ति के जो नेत्र जो गोलक हैं वो बड़े हो जाते हैं, मतलब वो अगर जमा होगा तो वो बड़े होंगे और तिरछे हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, रात को थोड़े डरावने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि क्या हो जाती है, तिरछी व डरावनी हो जाती है। तो आप ऐसे व्यक्ति के पास में कभी रात को भी मत चल जाना, नहीं डर जाओगे आप। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता। ठीक है, और इसके क्या अधिकता या हाइपरथायरिज्म होने पर क्या होता है, ये बाल्यावस्था में क्या होता है, कौन सा रोग, ग्रेव रोग होता है, जिसे नेत्रसेंदी गलगंड रोग कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा तथा वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नेत्र गोलक बड़े तथा तिरछे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि तिरछी तथा डरावनी हो जाती है। अब इसके बाद में, अब अगर हमने बात करी बाल्यावस्था में ग्रेव रोग होता है, तो वयस्क अवस्था में कौन सा रोग होता है, वयस्क अवस्था में क्या बता सकते हैं आप, वयस्क अवस्था में कौन सा रोग होता है, तो उसे कौन सा रोग कहते हैं, प्लूमर रोग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लूमर रोग क्या होता है। तो प्लूमर रोग बता सकते हैं, जैसे हमारी ये क्या है, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, हमने बात करी ये हमारी थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि होगी। ठीक है, अब ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर हमारे क्या है, छोटी छोटी गांठें बन जाती है, गांठें ये इस प्रकार से गांठें जमा आ जाती है या बन जाती है। ठीक है, तो अब इन गांठों को, ये थायराइड ग्रंथि पे गांठें इस प्रकार से हो जाती है, तो भी इन गांठों होने पर क्या बोलते हैं, वयस्क अवस्था में क्या होता है, ये प्लूमर रोग होता है, इसमें गांठें हो जाती है थायराइड ग्रंथि पे। इस रोग में क्या हो, जगह जगह क्या हो जाती है, गांठें बन जाती है, और इसे क्या बोलते हैं, प्लूमर रोग कहते हैं। और इसमें क्या हो जाती है, बीएमआर क्या होती है, बता सकते हैं। इसमें बीएमआर क्या है, व्यक्ति की बढ़ जाती है, इसमें व्यक्ति की क्या हो जाती है, बीएमआर बढ़ जाएगी, और भार क्या होगा, इसमें भार घट जाएगा। तो इसमें क्या है, व्यक्ति एकदम दुबला पतला हो जाता है, मतलब उसमें बाहर की बीएमआर, जब उसमें क्या है, ये ऊर्जा कोशिकाओं द्वारा क्या की जाती है, ऊर्जा निर्माण की दर अधिक तैयार की जाती है, जिससे क्या है, हमारा भार क्या है, कम होने लगता है धीरे धीरे, इससे क्या है, व्यक्ति पतला हो जाता है। तो ठीक है, अब इसके बाद में कि वयस्क अवस्था में हमने देख लिया, वयस्क अवस्था में प्लूमर रोग होता है। और अब इसके बाद में क्या देखते हैं, हाशीमोटो रोग, बता सकते हैं क्या होता है, बता सकते हैं हाशीमोटो रोग क्या होता है। हाशीमोटो रोग बताइए क्या होता है। कि हाशीमोटो रोग ऐसा रोग है, जैसे मान लीजिए कि आपको हो गई कमी, किसकी, आयोडीन की कमी होगी,
ये, ठीक है। आयोडीन की कमी हो गई आपको, या जब, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई आपको, तो अब उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देखेगा इसके अंदर क्या है, इस आदमी में तो बीएमआर की कमी है, तो बीएमआर की कमी फिर वो आपको लिख के देगा, बीएमआर कमी की बढ़ाने की दवाइयाँ लिख के देगा। आप बीएमआर बढ़ाने की दवाइयाँ लेकर आएंगे, फिर उसके बाद में क्या है, आप जब उन्हें खाएंगे तो उससे क्या है, बीएमआर कम, तो हमारा मस्तिष्क क्या है, ये संकेत देता है कि संकेत क्या देगा कि हमारे के शरीर में विदेशी लोग आ गए, ठीक है। तो वो तुरंत क्या है, क्या करेगा, हमारे थाइमस ग्रंथि से क्या एंटीबॉडियों का निर्माण करेगा। एंटीबॉडी का निर्माण करने के बाद में जब ये कार्य करेंगी, ये वहाँ पे क्या है, बढ़ाने का कार्य करेंगी, थायरोक्सिन हार्मोन को जब बढ़ाने का कार्य करेंगी ये दवाइयाँ, तब वो हमारी एंटीबॉडी क्या करेगी, यहाँ थायराइड ग्रंथि पे क्या है, इनको नष्ट करने के लिए आक्रमण करेगी। अब नष्ट करने के लिए आक्रमण करेगी तो अब वो एंटीबॉडी क्या करेगी, इनको तो नष्ट कर ही देगी, उनको दवाइयों को तो नष्ट कर ही देगी। अब उसके बाद में क्या करे, थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देगी, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या देख रहे हैं, हाशीमोटो रोग। इसमें हाशीमोटो रोग देख रहे हैं हम। अब इसमें हाशीमोटो रोग क्या हो गया, तो इसमें क्या है, पहले तो हंसी और फिर क्या हुई, मोटी, क्या हो, फिर वो फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी और फिर क्या है, नष्ट हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, हाशीमोटो रोग, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि हाशीमोटो रोग है। अब हाशीमोटो रोग को क्या 100% रोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोम के द्वारा ही इसकी नष्ट किया जाता है। और अब बात, जब शरीर में जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तब दवाइयाँ की सहायता से क्या की जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन को बढ़ाया जाता है, तथा व्यक्ति शरीर दवाइयों के विरुद्ध जो है क्या कर लेता है, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, तथा ये क्या करती है, एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि की, और इससे क्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है। इसके बाद में हम हमने देखा कि अब इसका कौन सा दूसरा, ये हमारा कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन कंप्लीट हो गया है, तो अब इसका दूसरा हार्मोन कौन सा हो गया भाई, थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन, और दूसरा कौन सा है, कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं हम। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होता है, क्या कार्य करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये कार्य करता है, बता सकते हैं, ये ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम स्तर को क्या करता है, स्तर को घटाता है, कैल्शियम स्तर को क्या करता है, घटाता है। तो ये क्या है, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में किसको, ब्लड में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, घटाता है, स्तर को कम करता है। अब ये कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, तो अब ये बताइए कि हमारा कैल्शियम स्तर को बढ़ाने का और कौन सा सोर्स है, विटामिन डी से हमारे शरीर में कैल्शियम स्तर क्या होता है, बढ़ता है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि बताइए कि विटामिन डी के प्रति कौन सा हार्मोन कार्य करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि विटामिन डी के प्रति जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन कार्य करता है, क्योंकि वो तो क्या करता है, हमारे शरीर में किसका, कैल्शियम को बढ़ाएगा, और ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन, ये हमारे क्या करता है, कैल्शियम को स्तर को घटाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये हार्मोन क्या करता है, विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास कल लेके आएंगे, और बने रहिए आप। और आपको आज की क्लास कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके।